चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, और देखा था कि न्यूटन्स ने यहाँ भी एक लॉ दिया है जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, है ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां उन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी दो बॉडी जिसका मास होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स, हमेशा विथ अ फोर्स, है ना। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। m1 m2 क्या है? वो दो बॉडी का क्या है? मास है। एक बॉडी का मास m1 kg, दूसरे बॉडी का मास m2 kg, and they are separated by their center to center are separated by a distance r meters। तो सेकेंड फैक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, नॉट रेडियस। क्या है वो? उन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। मतलब अगर दोनों बॉडी का मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, पर अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स कम होता जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो यही दोनों को जब हमने कंबाइन किया था तो हमारा लॉ क्या हो गया था? m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, कैपिटल जी। नाम क्या था इसका? जी का नाम क्या था? हाँ, इसके आगे भी यूनिवर्सल वर्ड लगाएंगे, लॉ के आगे भी यूनिवर्सल वर्ड लगाएंगे, है ना। दोनों में यूनिवर्सल वर्ड लगाने का मतलब मैंने क्या बताया था? हाँ, दे आर एप्लीकेबल टू कंप्लीट यूनिवर्स। दिस लॉ इज फॉर कंप्लीट यूनिवर्स, नॉट जस्ट फॉर प्लैनेट अर्थ, है ना। कंप्लीट यूनिवर्स में तो सारी हेवनली बॉडीज आ जाएंगी, तो उन सब पे ये फोर्स लागू होगा। समझ रहे हैं? ऑल्सो इसका नाम भी के आगे भी हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाया था, बिकॉज इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगी। हाँ, वैल्यू क्या थी इसकी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट वॉज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये यूनिट कहां से आया था? हमको रटना नहीं है यूनिट को, हम सीधा ये जो फॉर्मूला निकाले हैं फोर्स का, इससे जी का वैल्यू निकाल लो। तो जी क्या आएगा? जी को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड लेके चले जाओ। तो क्या क्या जाएगा दूसरे साइड? एफ के पास ये जाएगा आर स्क्वायर, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? m1 m2। अब जो लिखा है सबकी यूनिट लिख लो। क्या है ये? फोर्स यूनिट न्यूटन, ये है डिस्टेंस यूनिट मीटर, और स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी आ जाएगा, और नीचे केजी इंटू केजी भी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो केजी को ऊपर लेकर तो ये यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो नो नीड टू बाय हार्ट द यूनिट। आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो वो याद तो रहेगा इक्वेशन, क्योंकि वो हमारा लॉ ही है ना, कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। यही लॉ था, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स, and that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। और उसका मैथमेटिकल फॉर्म पूछेंगे तो जो आपने लिखा है उसी को मैथमेटिकली लिख दो इक्वेशन के फॉर्म में। पहला लाइन ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दूसरा लाइन ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और फिर दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। टिल जी का वैल्यू तक, यहां तक हमारा पूरा लॉ है। स्टेटमेंट लिख करके छोड़ेंगे नहीं, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन तक ला करके जी का वैल्यू भी बताएंगे। यहां हमारा लॉ खत्म होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेशन तक, इनफैक्ट जी का वैल्यू लिखने तक हमारा आंसर चलेगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है। तो इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। लिखा था हमने ऐसा नोट में कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट एकदम वीकेस्ट फोर्स है। नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है।
हाँ, ऑल्सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि कोई बॉडी उसका सरफेस इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसका सेंटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका सेंटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स। हमें भी अर्थ अट्रैक्ट नहीं करता सरफेस, अर्थ का क्या करता है, सेंटर। अर्थ का जो हमारा सेंटर कोर है ये हमें अट्रैक्ट कर रहा है, नॉट दी सरफेस। हाँ, लॉन्ग रेंज फोर्स है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू कंप्लीट यूनिवर्स। ठीक है। हाँ, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा कि अगर ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, तो इसने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, तो दैट विल बी F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसने भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया, दैट विल बी F12, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो भी करता है। ये तो उसी के दोनों लॉ हो गए ना, तो दोनों लॉ एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए। ठीक है। तो इतना हमने देखा था। एक क्वेश्चन किया था हमने बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। हम किस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको दो अलग अलग बॉडी दे देगा कि इस बॉडी का मास 5 kg है, इस बॉडी का मास 10 kg है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो लेट्स से 5 मीटर्स का है। तो निकालिए कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। एक बॉडी 1 किलो की थी, दूसरी बॉडी 2 किलो की थी, एंड दे वर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो आपने फोर्स उसका निकाला था, वैल्यू कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी वैल्यू, 13.34 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, वो हमारा फोर्स का वैल्यू आ रहा था। ठीक है, हो गया। लास्ट कुछ और किए थे क्या, एक क्वेश्चन और। हाँ, एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा किया था हमने। वो क्या था, क्वेश्चन ध्यान देना ना, जो नहीं थे वो भी ध्यान से सुनेंगे। कि दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है F, लेट्स से वो दोनों बॉडी का मास m1 एंड m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फर्स्ट केस था हमारा। क्वेश्चन ये था कि अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, डबल, इफ द डिस्टेंस इज, बॉडी सेम है ना, मास सेम होगा, बट डिस्टेंस इज नाउ डबल्ड। पहले वो दोनों बॉडी इतनी दूर थी, अब वो बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल डिस्टेंस से डबल हो चुका है। यानी कि अब फोर्स क्या होगा, आपको ये निकालना था। masses are still same, m1 m2, but distance have become doubled, 2r। r स्क्वायर मत करना, है ना, डबल और स्क्वायर में फर्क होता है ना। 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, यहां भले वो चीज काम आ रही है, बट 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। समझ रहे ना, भले वो 2 का डबल और 2 का स्क्वायर सेम आ रहा होगा 4, बट ऐसा हर में तो नहीं होता ना। 4 का डबल 8, 8, 4 का स्क्वायर 16, तो अलग अलग होता है दोनों चीजें। ठीक है, तो डबल करने का मतलब r का डबल क्या हो जाएगा, 2r। r का डबल क्या हो जाएगा, 2r। तो अब आप ये वैल्यूज यहां पुट करिए, तो F1 इज इक्वल्स टू G, तो G रहेगा, मासेस तो सेम है m1 m2। अब आप क्या करोगे, 2r का होल स्क्वायर, जिससे क्या हुआ, तो ये स्क्वायर रूल है ना भाई, नीचे कुछ भी डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर करना ही है। नीचे जो भी डिस्टेंस उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। वैल्यूज पुट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। G m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, और इतना क्या है, F। तो हमारा नया फोर्स कितना हुआ, पहले फोर्स का 1/4। तो भले हमारा डिस्टेंस पहले का डबल हुआ है, तो फोर्स हाफ नहीं होगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, नॉट 1/2, बिकॉज ये स्क्वायर रूल है। क्या रूल है, इनवर्स स्क्वायर रूल है। समझ रहे हैं क्या, मतलब वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है किसका, डिस्टेंस का, बट नॉट जस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, तो ऐसा मत सोचना कि इसका उल्टा, डबल का उल्टा क्या होता है, हाफ। अरे 2 गुना का उल्टा क्या होगा, आधा। तो आधा नहीं करना है, क्योंकि अपन को ये स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा। एम आई क्लियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने अच्छा किया था, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में और दिए हुए हैं, हम करेंगे आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए, तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, है डालो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, इसका नाम मैंने
बीच में जब अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तब भी हमने ये नाम लिया था सेंट्रीपिटल, और एक फोर्स लिया था सेंट्रीफ्यूगल। अगर आपको याद हो तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अगर सोचिए कि क्यों सन की तरफ अर्थ जाकर के टकरा नहीं रहा है, बिकॉज वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है जो अवे लगता है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए अर्थ उस ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, ना वो पास आ रहा है ना वो सन से दूर जा रहा है। वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करे जा रहा है। ठीक है, हाँ चलो इसमें लिखना सेंट्रीपिटल फोर्स, हाइफन डाल के लिखो। इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in case of a uniform circular motion, in case of a uniform circular motion, comma, the force required for the force required for the force required for accelerating the body, the force required for accelerating the body in case of a uniform circular motion, the force required for accelerating the body in case of a uniform circular motion, the force required for accelerating the body is always directed towards, is always directed towards, is always directed towards the center, towards the center, towards the center at all points on the circle. प्रतीक कहाँ है? Towards the center at all points on the circle. At all points on the सर्कल। देखो हमने सर्कुलर मोशन में एक एग्जांपल ये भी पढ़ा था कि अगर आप एक स्टोन को थ्रेड से टाई कर दो और उसको आप ऐसे घुमाओ, याद आ रहा है एग्जांपल? आपके बुक में तो ऐसा फोटो भी एक लड़के का ना ऐसा घुमाते हुए सर्कुलर मोशन में। तो ये जो मोशन बन रहा है ये सर्कुलर मोशन है ना, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, तो आप एक्सेलरेशन जीरो नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल है इसका कि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है क्या? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर यूनिफॉर्म है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि बार बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन तो बोलेंगे ना। वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा है तो बोल देना जीरो एक्सेलरेशन, तब तो 100% एक्सेलरेशन जीरो ही होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा है तो। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है, तो आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यानी कि मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है ना, सर्कुलर मोशन में, तो हर पॉइंट पे उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और यही वो फोर्स है जो उसको सर्कुलर पाथ में बनाए हुए रखा है। बस इमेजिन करिए अगर ये सेंटर इस स्टोन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो ये तो सीधा चले जाता या कहीं और चला जाता, बट इट इज मेकिंग अ सर्कुलर पाथ। क्यों? जस्ट बिकॉज कि सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ हर पॉइंट पे। समझ में आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक वो बॉडी उस सर्कुलर पाथ में है, हर एक पॉइंट पे सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, पर वो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एक फोर्स और भी है जो बाहर की तरफ, हाँ सेंट्रीपिटल, तो एक बाहर की तरफ है सेंट्रीफ्यूगल, और ये दोनों बराबर है इसलिए वो एक सर्कुलर पाथ मेंटेन्ड है। समझ रहे हैं क्या? तो ये जो इनवर्ड फोर्स है ना सेंटर की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आपको जब डिफाइन करने बोलेगा तो आपको ऐसे पूरा बताना है कि ये फोर्स कहां लगता है,
एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किस पे लगता है? उस ऑब्जेक्ट में जो उस मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स दी सेंटर। हर पॉइंट पे लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, जहां वो धागा टूटा तब वो एक टेंजेंट पाथ लेकर के स्टोन चला जाएगा, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स हट गया वहां से। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे? द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, full stop. Since this force is acting towards the center, since this force is acting, since this force is acting towards the center, since this force is acting towards the center, the force is called centripetal force. The force is called centripetal force. ठीक है, अब हमारे अर्थ के अराउंड भी तो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है ना, तो ये भी क्या होगा? एक तरह का, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स है, पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटी, है ना। अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उस सैटेलाइट को दे रही है, जिसके कारण वो सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है ना। तो एक एग्जांपल नीचे लिखना, ऐसा एग्जांपल ना करके नीचे ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये जो हमने लिखा है ये पैराग्राफ सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, according to Newton, the gravitational force of attraction, according to Newton, the gravitation force of attraction, the gravitational force of attraction between the satellite and the earth, between the satellite and the earth, between the attraction between the satellite and the earth is responsible for providing, is responsible for providing, is responsible for providing necessary centripetal force, is responsible for providing necessary centripetal force, providing the necessary centripetal force for satellite to revolve around the earth, for satellite to revolve around the earth, providing the necessary centripetal force for satellite to revolve around the earth. अब हमारे वो स्टोन वाले एग्जांपल में, सुन रहे हो क्या? हमारे वो स्टोन वाले एग्जांपल में तो हमारा हाथ है और वो थ्रेड है, यस और नो? उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक तो हमारा हाथ जो फोर्स लगा रहा है, और एक वो थ्रेड जो अटैच है स्टोन से। तो ये वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उस स्टोन को। बट क्या अर्थ भी ऐसी सैटेलाइट से ऐसे धागा से बंधी है क्या? नहीं है ना। तो वहां पे ये कैसे घूम रहा है अराउंड द अर्थ? दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट। हाँ, तो वो अंदर आएगा और अट्रैक्ट करता जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा दे दिया मतलब वो उस ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा, है ना। बट ऐसा कैलकुलेशन करके ही सैटेलाइट को भेजा जाता है कि वो अर्थ से इतनी दूरी पे रह करके एक सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ही लगे कि वो उस ऑर्बिट में बना रहे। अगर और उससे कम हो गया तो वो उस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, और उसको एक्चुअली उस वेलोसिटी को अपन एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और उस वेलोसिटी पे जो सैटेलाइट है वो अर्थ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मतलब अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे कंट्रोल से एस्केप हो चुकी है। तभी उस वेलोसिटी का नाम एस्केप वेलोसिटी है। तो ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है इसका। आप जब 11th फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आप उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इनके शायद फॉर्मूले भी कैलकुलेट करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये सब आप पढ़ोगे उस समय अगर साइंस लिए तो। हाँ, सैटेलाइट, उसका रीजन भी ये हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, या कहीं से टकरा गया बॉडी किसी से। हाँ, नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा, तभी तो वो ऑर्बिट में घूम पा रहा है ना। अगर वो फोर्स बढ़ता जाएगा तो वो तो ऑर्बिट पास आती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो टकरा जाएगा कि अर्थ के सरफेस से। ठीक है,
तो एक डायग्राम बना लो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक सर्कुलर पाथ बना लेना और 3-4 पॉइंट ले लेना कि इस पॉइंट से फोर्स एक अंदर जा रहा है सेंटर की तरफ, यही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस पॉइंट से भी लेकर के दिखा देना, बिकॉज हमने लिखा ना कि ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल ये फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेंटर। तभी तो देखो सेंटर से ही नाम पड़ा सेंट्रीपिटल, सुन रहे हैं क्या? सेंटर से ही नाम पड़ा उसका सेंट्रीपिटल, सेंटर लविंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ले लेना, इस 4 पॉइंट में फोर्स सेंटर की तरफ दिखा देना। और वेलोसिटी ऐसे होती है इसकी, इस तरफ है वेलोसिटी, मतलब वो टूटेगा तो इस तरफ ही जाएगा, ऐसे यहां टूटेगा तो इधर जाएगा, यहां टूटेगा तो इधर जाएगा, यहां टूटेगा तो उधर जाएगा। तो ये सब ये क्या है उसके वेलोसिटीज का डायरेक्शन। ठीक है, बना लो उसको। मास m रख देना, बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड डालिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ब्रैकेट में लिखेगा स्मॉल g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब सोचिए कि अगर ये मैं, हाँ मतलब सेंटर में m1 और बाहर, मतलब समझा नहीं है। अंदर कहाँ है मास? वो तो सेंटर है ना, उस सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो तो मतलब मान लीजिए ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। ठीक है, रख सकते हैं, पर अपन उस बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे। और कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। बस कौन लगा रहा है हमको नहीं पता, पर लग रहा है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझा रहा था मैं आपको कि जस्ट इमेजिन करिए ये पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, राइट? तो अल्टीमेटली हमने इसको छोड़ा है, बस हमने फेंका नहीं है। आप फ्री फॉल पढ़े हैं ना, मोशन में हम पढ़ते थे फ्री फॉल, कि अगर अपन एक कोई बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया तो उसका अपन इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते थे? 0 लेते थे, बिकॉज हमने इसको कोई एक्सेलरेशन खुद से नहीं दिया है। पर उसके बावजूद भी तो ये नीचे जा रहा है ना, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिनोटेड बाय स्मॉल g। ए भी लिख सकते हैं, पर इसी ए को अपन अब g बोल रहे हैं। g क्यों नाम दिया? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन ने उसको g नाम दे दिया, ग्रेविटी। ठीक है, नीचे लिखेगा। हाँ हाँ, हर प्लैनेट का, बिकॉज इसकी वैल्यू, इस स्मॉल g का वैल्यू डिपेंड करता है उस प्लैनेट के साइज और मास पे, है ना? साइज और मास पे, उस पे डिपेंड करेगा इस g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू। कैपिटल G का वैल्यू नहीं, कैपिटल G का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, तभी तो उसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज वो थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या है? सेम। बट स्मॉल g का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करेगा। अभी अपन अर्थ का निकालते हैं, फिर मून का निकालेंगे। ठीक है, चलो लिखो नीचे इसके, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। देखो ना, इसको तो नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है ना, सुन रहे हैं क्या? एक्सेलरेशन तो अपन पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी अभी 0 था, इस बॉडी का वेलोसिटी अभी क्या था? 0 था, पर मेरे छोड़ने पर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब बढ़ रही है ना, और टाइम तो चल ही रहा है, तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ना, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ना या घटना, कुछ भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। करेक्ट, पर यहां हम नहीं करवा रहे हैं, यहां कौन करवा रहा है? ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है ना, इसलिए ये कुछ और नहीं किया, एक्सेलरेशन ही हमारा, इसका यूनिट वही होगा, क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम पढ़े हैं यूनिट वही रहेगा। ठीक है, बस एजेंट चेंज हो गए हैं, पहले हम फोर्स लगा रहे थे, अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ
the acceleration of a body due to the attraction of earth, the acceleration of a body due to the attraction of earth towards its center, is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity. The acceleration of a body due to the attraction of earth towards its center is called acceleration due to gravity. Full stop. It is denoted by small g. It is denoted by स्मॉल जी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है कई बार, डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस लिखना है हमको अगर, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगी. ये एक फोर्स था, ये एक एक्सेलरेशन है. इसका डेफिनेशन लिखे थे ना अपन, कैसे लिखे थे इसका डेफिनेशन? G इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. हमने इन दोनों को 1 kg पुट कर दिया था, याद है, और इसको 1 मीटर रखे थे और फोर्स बराबर G कर दिए थे. तो यहीं से डेफिनेशन आई थी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स, है ना, इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. समझ रहे हैं क्या? तो हमने तीनों की जगह क्या रख दिया था? 1 1 1. ये भी 1 मीटर, ये 1 kg 1 kg, तो F बराबर G बराबर F आ गया था. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ फोर्स, जबकि स्मॉल g इज एन एक्सेलरेशन. समझ रहे हैं? यूनिट भी अलग अलग है. स्मॉल g का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैपिटल G का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो यूनिट भी चेंज होगा दोनों का. ठीक है, हाँ चलिए. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं छोटा सा. नीचे लिखो, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m, इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m ले लेना, है ना, स्मॉल m, क्योंकि वो बॉडी अर्थ के सामने बहुत छोटी है, तो हम अर्थ के मास को कैपिटल M लेंगे और बॉडी के मास को स्मॉल m लेंगे. ठीक है, हाँ. इट इज इफ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम अ हाइट h, फ्रॉम अ हाइट h टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ, comma, its speed increase, its speed increase, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती है. स्टार्ट करेंगे अपन जीरो से, है ना. जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो. पर बढ़ते 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 उसकी इंक्रीज होती जाती है वेलोसिटी. जस्ट टच होने से पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है, हाँ. तो इट्स स्पीड विल इंक्रीज as it comes nearer to the surface. Its speed will increase as it comes nearer to the surface. Its speed will increase as it comes nearer to the surface. Full stop. Let capital M, let capital M be the mass of earth. Let capital M be the mass of earth and capital R be the radius of earth. Capital R be the radius of earth. Capital R be the radius of earth, and let H is very very, ऐसे लिखना ना, and let H very very smaller than R. सही लिखा है ना? ये सिंबल सही लिखा ना कि ऐसा होना चाहिए था? सही है. तो दो लगाया मैंने, इसका मतलब क्या अपन बोलना चाह रहे हैं कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन R, है ना.
नेक्स्ट लाइन में the acceleration of the body is 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 g, क्योंकि अभी अपन ने तो फोर्स लगाया नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं अपन, g। तो फोर्स क्या हो जाएगा बॉडी पर, नीचे लाइन में लिखना फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी, एक इक्वेशन बना रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फोर्स ऑन द बॉडी F इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा ये, क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास ऑफ द बॉडी, कौन सा वाला, स्मॉल एम, एंड उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, g। ठीक है, ये होगा फोर्स उस बॉडी के ऊपर जिसको आपने एक हाइट से ड्रॉप किया है, सुन रहे, समझ लो ये अर्थ है ना, ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, और ये उसका कैपिटल एम मास, और ये उस बॉडी का मास स्मॉल एम जिसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया है। तो वो ऊपर से नीचे आते आते उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही न्यूटन सेकेंड लॉ से, राइट। बट अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ये फोर्स और कुछ नहीं, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे बट दिस फोर्स ऑन द बॉडी, बट दिस फोर्स ऑन द बॉडी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, F इज इक्वल्स टू mg, जो आपने लिखा है ना, राइट, इक्वेशन 1 देयर, ऐसे साइड में लाइन बना करके, हाँ, बट दिस फोर्स ऑन द बॉडी इज द gravitational pull of earth, is the gravitational pull of earth, is the gravitational pull of earth, therefore F is equals to, therefore F is equals to g m upon r square। ये किसको समझ में आया, क्या लिखा है हमने, जी कांस्टेंट हमारे फॉर्मूले में m1 की जगह हमने अर्थ का रख दिया मास। अरे यहाँ पे कौन सी दो बॉडी इन्वॉल्व है, अर्थ एंड दैट बॉडी। कोई भी जो भी दो बॉडी के बीच में आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है या ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, उनको क्या करना है अपन को, उनके मासेस का क्या करना है, प्रोडक्ट, उनके मासेस का क्या करना है, प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो अर्थ के रेडियस के सामने वो हाइट बहुत छोटी है, हमने लिखा है ना ऐसा, सुनो देखो, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, सुन रहे हैं क्या, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। कहने का मतलब ये अबाउट कितना किलोमीटर होगा, अगर मैं किलोमीटर में करूंगा, 6400 किलोमीटर का रेडियस है सिर्फ, सुन रहे हैं क्या। और अगर मैं किसी बॉडी को लेट्स से 10 मीटर भी, अगर मैं किसी भी बॉडी को 10 मीटर की दूरी से भी अगर नीचे फेंकता हूं अर्थ के, तो 10 मीटर के सामने ये 6400 तो बहुत बड़ा है, वी कैन इग्नोर 10 मीटर्स। या इस फ्लोर से भी मैं अगर नीचे ग्राउंड में कोई चीज फेंकूं, तो इस फ्लोर का हाइट कितना होगा ग्राउंड से, अराउंड 10, हाँ नहीं 8-10 मीटर, 8-10 मीटर, 12 मीटर हार्डली, या 20 पकड़ लो, चलो 20 पकड़ लो, तो 20 मीटर के सामने भी ये तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना। अरे हाँ है ना, मतलब अगर मैं 64 और 5 जीरो और लगा देता हूं, इतना मीटर में अगर मैं 20 मीटर इग्नोर कर सकता हूं ना। वही चीज अपन ने यहां लिखी है कि जो हाइट से अपन बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, वो हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत छोटी है। तो यहां पे अपन r की जगह, r प्लस h की जगह अगर मैं r भी लिख दूं तो भी चलेगा ना। नीचे क्या आता है, दोनों का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, तो ये रहा अर्थ और ये रहा उस बॉडी का हाइट, तो इतना r प्लस h होगा ना टोटल। अरे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं हम बॉडी का और उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां r प्लस h भी लिख सकते थे हम, क्योंकि वो h छोटा है,
तो आर प्लस एच को अप्रोक्सीमेटली आर लिख सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, ये हाइट अगर बहुत ज्यादा होगी, आप बहुत ज्यादा ऊपर गए, है ना, आप प्लेन में गए और वहां से कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, तब ये हाइट आप इग्नोर नहीं कर सकते। सुन रहे हैं क्या? हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। सुन लो, इधर इधर इधर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आर लिखा है, आर प्लस एच नहीं, बिकॉज हमने पहले ही मान लिया कि एच जो है वो आर से काफी छोटा है ना। तो आप ये समझ गए ना, ये कुछ नहीं, हमारा वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखे था अभी पीछे। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये वाली बॉडी कौन है? अर्थ। ये वाली बॉडी कौन है? हमारा वो ड्रॉप किया हुआ बॉडी। और ये नीचे का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। प्लस उसकी हाइट हमने इग्नोर कर दी क्योंकि वो हाइट रेडियस के सामने बहुत छोटी है। हाँ, तब भी सेम फॉर्मूला, हम फॉर्मूला जो डिराइव कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है आपको, है ना? अब फिर से समझना, इधर इधर पहले हमने क्या बोला कि इस बॉडी को ड्रॉप किया तो फोर्स क्या लग रहा है? m इंटू जी। तो बाद में पता चला कि अरे ये फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे इक्वेट। दोनों फोर्स है, वही सेम फोर्स है, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 नीचे लिखना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आएगा? m इंटू जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, जहां पे कैपिटल आर क्या है? रेडियस, अर्थ का रेडियस। आप मून के लिए कैलकुलेशन करोगे तो आप यहां पे मून का रेडियस डाल देना। कैपिटल एम क्या है? अर्थ का मास। आप मून का कैलकुलेट करेंगे तो मून का मास डाल देंगे यहां पर, ठीक है। यहां तक आ गया सबका? ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्या बचा फाइनल? स्मॉल जी का वैल्यू आ गया। क्या है फॉर्मूला? जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। अब आप किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी निकाल सकते हो, बस क्या करना है आपको? उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए आपको और रेडियस पता होना चाहिए, साइज। मैं आपको बोल रहा था ना कि ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है? उस प्लैनेट के मास और साइज, मतलब रेडियस पर, नॉट ऑन दी बॉडी। मतलब सोचिए कि आप ये छोटे से पेन को गिराओ या आप खुद गिरो एक हाइट से, दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल सेम होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? सेम होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगी। समझ रहे हैं क्यों ऐसा? बिकॉज इस फॉर्मूले में कहीं बॉडी का मास तो है ही नहीं। बॉडी का मास है क्या? अगर बॉडी का मास होता तो हर के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती, बट यहां पे तो बॉडी का मास है ही नहीं। किसका मास है? प्लैनेट का मास है और प्लैनेट का रेडियस है। एम आई क्लियर? तो अब आप यहां पे अर्थ का मास डालेंगे, जी तो आपको पता ही है पहले से, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यहां पे हम अर्थ का रेडियस डालेंगे तो जी का वैल्यू आ जाएगा अर्थ के लिए, ठीक है। ये बॉक्स में डाल देना इस फॉर्मूले को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है ये, जहां पे आपको फॉर्मूले से देख के समझ में आ रहा है कि दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। सुन रहे हैं? किसी भी बॉडी पे के मास पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। आप समझ रहे हो क्या? देखो, आप एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकते हो, अर्थ भेदभाव नहीं करता। अर्थ सब चीज को उतना ही एक्सेलरेशन देगा। एक पंख क्यों ना हो, या आपकी पूरी बॉडी एक हाइट से क्यों ना गिर रही हो, एक पंख भी जब उसी हाइट से गिरेगा और आपकी बॉडी भी उसी हाइट से गिरेगी, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा। बस वो अलग बात है कि हो सकता है आप पहले गिर जाओ, पंख धीरे धीरे आकर के नीचे गिरे। उसका कारण है बिकॉज मास नहीं बोलना चाहिए, अब चलो ठीक है मास बोल लो, बट एक्चुअली रीजन होता है ड्रैग। जैसे हमारे सरफेस में फ्रिक्शन होता है ना, वैसे एयर में भी तो फ्रिक्शन होता है। आप लोग पढ़े हो फ्रिक्शन चैप्टर में कि एयर ड्रैग होता है, जिसके कारण हम एरोप्लेन का शेप भी स्ट्रीमलाइन रखते हैं ताकि एयर ऐसे निकल जाए स्लिप होकर के। क्यों एरोप्लेन का फ्रंट ऐसा नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? क्यों फिश का शेप ऐसा होता है? क्योंकि वाटर में भी फ्रिक्शन है।
एयर में भी फ्रिक्शन है, ऐसा नहीं कि बॉडी जो सरफेस में जमीन में चल रही है बस उसी पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो आप ये समझिए कि आपकी बॉडी पर फ्रिक्शन कम लगा, एयर ड्रैग कम लगा, पर उस फेदर में बहुत फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए वो फेदर धीरे धीरे नीचे आएगा और आप तुरंत नीचे आ गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग लगी है। अर्थ ने आप दोनों को सेम एक्सेलरेशन से नीचे पुल किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन योर मासेस फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर अलग अलग लगा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर को हम ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग। वो हमें ड्रैग कर रही है, ठीक है। बट हाँ, अगर इफ यू आर मैनेजिंग टू क्रिएट अ वैक्यूम, अगर आप एक जगह वैक्यूम क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तब उस केस में आप और पंख एक साथ नीचे गिरोगे, है ना। तो ये एक एक्सपेरिमेंट कहीं परफॉर्म हुआ था, मैं आपको उसका एक वीडियो भेजूंगा, यूट्यूब पर है उसका वीडियो, है ना। उसको एक हाइट तक एक उन्होंने बास्केटबॉल लेके गई थी उन्होंने, और एक फेदर लिया था दो जगह पर। मतलब पहले उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था इन एयर में, विथ एयर। जब दोनों को सेम हाइट पे लेके गए, जब दोनों को सेम हाइट से रिलीज किया गया, तो जाहिर सी बात है कौन पहले आया? बास्केटबॉल नीचे आकर के गिरी, और फेदर धीरे धीरे ऐसे उड़ते उड़ते आकर के बाद में गिरा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पूरे चेंबर में वैक्यूम क्रिएट किया। कैसे कर सकते हैं? बाय वैक्यूम पंप। हमारे पास वैक्यूम पंप होता है जिसमें हम घर से क्लीनिंग करते हैं ना, तो आप उसको उस चेंबर के बाहर लगा दो और पूरी एयर सक कर लो बाहर। तो उनको कुछ टाइम लगा ऐसा करने में, क्योंकि एयर बहुत ज्यादा थी चेंबर के अंदर, तो उन्होंने पूरी चेंबर से एयर बाहर निकाली। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने वैक्यूम पे किया। तब जब उन्होंने उसी हाइट से बॉल और फेदर को छोड़ा, तो दोनों धीरे धीरे अपने आप, जैसे दोनों को सेम फोर्स लग रहा है, दोनों को सेम ग्रेविटी फील हो रही है, तो दोनों एक साथ आकर के ग्राउंड पे हिट किए। तो इससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं ना कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेदर और बॉल दोनों के लिए सेम थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास एंड साइज। फेदर छोटा सा था, बॉल बड़ी थी। फेदर हल्का था, बॉल भारी थी। हाँ, अभी वैक्यूम था तो एयर है नहीं वहां पर, तो एयर ड्रैग एब्सेंट है, तो इसलिए दोनों एक साथ गिरे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही फोर्स है उनके दोनों के ऊपर, और वो है ग्रेविटी का पुल। समझ रहे हैं क्या? जो दोनों में सेम होता है। अब अपन वही एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने वाले हैं, क्या पुट करके? जी का वैल्यू पुट करके, अर्थ का मास पुट करके, और अर्थ का रेडियस पुट करके, ठीक है। तो नीचे लिखो, ये डब्बे में डाल दिए इसको, नीचे लिखो, लेट अस कैलकुलेट स्मॉल जी फॉर अर्थ। लेट अस कैलकुलेट स्मॉल जी फॉर अर्थ। लेट अस कैलकुलेट स्मॉल जी फॉर अर्थ। तो पुट कर दो नीचे, गिवन मास ऑफ अर्थ इज, given mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. Mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg, and radius of earth is, and radius of earth मैंने भी यहां लिखा था ना 6.4। आप लोग मीटर वाला लेना, किलोमीटर वाला नहीं, मीटर इज दी एसआई यूनिट, है ना। 6.4 into 10 to the power 6 पुट कर दीजिए वैल्यू, तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 6.67। वैल्यूज पुट करिए, 10 to the power -11, ये जी का वैल्यू आ गया। ये तो फिक्स है ना वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू ऊपर मास है 6 into 10 to the power, और नीचे 6.4 into 10 to the power 6। समझ रहे हैं क्या? हाँ, चलिए अब ध्यान दो इधर, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करोगे, इधर देखो सभी। अब सारे ना 10 को एक साथ ले लो पावर्स के साथ, सबका बेस सेम है ना, तो पावर्स ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप लोग पढ़े ना मैथ्स में कि अगर सोचिए 10 to the power x है इंटू 10 to the power y है, तो आप इसको 10 to the power x plus y लिख सकते हो कि नहीं? ये पता है ना आप लोग को, इसको लॉ ऑफ इंडिसेस बोलते हैं अपन। और अगर 10 to the power x डिवाइडेड बाय 10 to the power y है, तो क्या करते हो? 10 to the power x minus y, ये करते हैं अपन। तो सेम चीज अपन ये सारे 10 के साथ कर लेते हैं, बाकी नंबर्स अलग लिख देते हैं। 6.67 इंटू 6/6.4, हाँ या ना? अच्छा, अपन कुछ भूले तो नहीं है?
एक स्क्वायर करना भूल गए हैं, है ना? अरे हाँ है ना? हाँ, अब 10 को एक साथ लेके चलो ऊपर, क्या क्या है देखो, 10 के ऊपर ऊपर क्या है, -11 है, ये मल्टीप्लीकेशन में तो +24 लिख दूं, कोई डाउट? और नीचे क्या आएगा, 10 का पावर कितना है नीचे, स्क्वायर भी तो है, वाह। 10⁻6 को 2 बार लिखो ना, तो क्या आएगा, 10⁻12, 36 मत कर देना, मेरे को लगा कोई और बोलेगा, तो उम्मीद नहीं था मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा, 12 ऊपर जाकर के -12। यहां कोई डाउट है क्या किसी को, जल्दी बताओ। 10⁻11 ये रहा, +24 भी सही है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और नीचे 10⁻12 था डिवाइड में, तो ऊपर क्या हो जाएगा वो -12। तो 10 का पावर पूरा कर लेंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई निकालिए, 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, और 6.4 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना आएगा। तो ये दोनों वैल्यू निकालते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, और ये कितना आएगा, 10⁻, बस -1 क्यों भाई, +1 आएगा ना, ये 24 है और ये -23 हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बचेगा, 10⁻1 यानी कि 10 मतलब 10 ही होगा। ये बताओ कितना आ रहा है, 6.67 इंटू 6 किया किसी ने, 6.67 इंटू 6, हाँ किया, 6.67 इंटू 6, 40, वो 41 बोल रहा है, आप 40 बोल रहे हो। ये आ रहा है ना, अरे ये आएगा ना 4002, तो ये 40.02 करेक्ट, और नीचे किसी ने किया 6.4 का स्क्वायर, 40, हट, मेरे को भरोसा ही नहीं तुम लोग के ऊपर, मेरे को भरोसा ही नहीं तुम लोग के ऊपर, मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम लोग के ऊपर, मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, हाँ ये पॉइंट कट जाएगा ना, दोनों का सेम पोजीशन पर है, तो क्या बचा फाइनली आपके पास, 4002 डिवाइडेड बाय 4096 इंटू 10 तो है ही एक, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा 2 से कैंसिल करते हैं, 2001 2048, बस, है ना। डिवाइड करें अब थोड़ा सा, टेन मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 20010 को डिवाइड करते 2048 से। चलो इधर देखो, ध्यान दे रहा है इधर, 20010, 10 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना, डिवाइडेड बाय 2048, तो कितने बार में जाएगा ये, देखो 10 टाइम्स में तो पार हो जाएगा ना, तो 9 टाइम्स में लेके जाते हैं, 9 टाइम्स में, 9 8 72 का 2 कैरी 7, 9 4 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 का 3 कैरी 4, ये 4 आ जाएगा इधर, एंड 9 2 18, क्योंकि 9 0 0, 9 + 4, सॉरी 0 + 4 4, डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस करते कितना आएगा, ये 8, ये 7, ये 5 और ये 1, करेक्ट, सही है ना। कहीं गड़बड़ होगा तो रोकना मेरे को, है ना। अब पॉइंट लगा के 0 ले लो नीचे, अब बताओ ये कितने बार में जाएगा, 9 टाइम्स में तो ये आ रहा है 18,432, तो ये 9 टाइम्स से तो नहीं जाएगा, 8 से लेके देखें, अरे 8 से लेके देखें, तो 0.8, 8 है 64 का 4 कैरी 6 है ना कैरी, 8 4 32 + 6 38 का 8 कैरी 3, वो 3 यहां आ गया, क्यों आ गया, और 8 2 60, ये तो पार हो गया, 7 लेना पड़ेगा, 7 से 1 4
पक्का ना? बट नहीं, भरोसा ही नहीं मेरे को। 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 4 28 and 5 33 and 7 2 14। क्या बोला था तुमने? तो 10 में से 6 गया 4, फिर 4, फिर 4, है ना? सही आ रहा है ना? एंड 1 एंड लास्ट अगेन यही है। तो 9.77, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन 9.8 लिखते हैं। अगर मैं 1 डिजिट लिखना चाह रहा हूं डेसिमल के बाद, तो राउंड ऑफ करते हैं ना, याद है आपको? कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट लिखूं, तो अपन उसकी सेकेंड डिजिट देख करके उसको राउंड ऑफ करते हैं। अगर ये 7 ना होकर के 3 होता ना, तो 9.7 लिखता मैं। अगर ये 7 ना होकर के 3 होता तो 9.73 को क्या लिखेंगे? 9.7। बट क्योंकि वो 9.77 है जो 5 से बड़ा है, तो उसको एक बढ़ा करके 9.8, और यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे इंटू 10 करके तो ये आया था। ठीक है, आपको अगर ध्यान हो, हमने एक आध क्वेश्चन जो किया है ग्रेविटेशन वाला, फ्री फॉल वाला, वहां पे अपन 9.8 लेके सॉल्व किए भी हैं, पर वहां हमने नहीं डिस्कस किया था कि ये 9.8 क्या होता है। तो दिस इज दी ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ईच एंड एवरी बॉडी ऑन दी अर्थ। ठीक है, और कई बार ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन इसको 10 भी ले लेते हैं। सुन रहे हो? 9.8 है ना, तो अपन इसके क्या लेते हैं? 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो अब बस अपन को यहाँ पे मास चेंज करना है। अर्थ की जगह आप मून का मास रख दोगे, या किसी भी प्लैनेट का जिसका आपको ग्रेविटी निकालना है, तो उसका मास और उसका साइज रख दो, आपका ग्रेविटी निकल जाएगा उस प्लैनेट का। समझ रहे हैं क्या? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट देखो, ये भी हमने आर की वैल्यू अभी कांस्टेंट वैल्यू ली है, बट हमें देखो पता है कि अर्थ ना परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। अर्थ थोड़ा सा एलिप्स टाइप का होता है, लाइक दिस, एलिप्टिकल होता है। क्या होता है? एलिप्टिकल, जिसमें ये होता है हमारा पोल, और ये होता है हमारा इक्वेटर। और आपको दिख ही रहा होगा कि पोल का रेडियस छोटा है और इक्वेटर का रेडियस बड़ा है। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि पोल पे ग्रेविटी अलग हो जाएगी और इक्वेटर पे ग्रेविटी अलग। भले मास अर्थ का दोनों तरफ से सेम लोगे आप, बट ये नीचे आर का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना? अभी जो हम 6.4 लिए ना, ये एवरेज है, मैं आपको बताऊंगा एवरेज है ये। हर जगह का आपने जब डिस्टेंस ऐड किया ना, उसका एवरेज निकालने पर 6.4 इंटू 10⁶ आया है जो हमने लिया है। बट प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी अलग होती है। ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं ना। यहां तक तो हो गया ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबका? ठीक है, चलो।